नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बोझ मुक्त। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मम्मी, मौसी कब आएंगी? बस थोड़ी देर में बेटा, पापा गए हैं लाने। अब मौसा जी भी हमारे साथ ही रहेंगे जैसे मौसी रहती थी। नहीं बेटा, सिर्फ एक रात रुकेंगी। मौसी का बहुत सारा सामान है न यहाँ। कल वे लोग अपने घर चले जाएंगे बेंगलुरु, तो फिर मौसी हमारे यहाँ कभी नहीं आएंगी। हाँ बेटा, अब तंग मत करो, जाकर खेलो, मुझे काम करने दो। आकाश अर्चना को लेने स्टेशन पहुँच गए। आज अर्चना आ रही थी। खुशी से सुमन की आंखें गीली हो रही थी। महीना भर पहले अर्चना इस घर की एक सामान्य सदस्य थी। जब वह पहली बार यहाँ आई थी तब भी इतनी तैयारियां नहीं हुई थी उसके स्वागत की, लेकिन शादीशुदा होते ही मानो उसका ओहदा बढ़ गया था। छोटी बहन की आवभगत में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। आकाश ने छेड़ा भी था, एक दिन के लिए इतनी तैयारी, कोई गणमान्य अतिथि आ रहा है क्या? वह भावुक हो उठी थी। अतिथि ही तो हो जाती है ब्याहता बहन। अब चाहकर भी उसे और नहीं रोक पाऊंगी, और न ही पहले की तरह वह जब जी चाहे छुट्टी लेकर मेरे पास आएगी। इस एक रिश्ते ने बरसों के हमारे रिश्ते और अधिकारों की परिभाषा बदल दी। पर जब रोकने का अधिकार था तब मैंने ही तो उसे घर से निकाल दिया था। सुमन सुबकने लगी तो आकाश ने प्यार से समझाते हुए कहा, देखो सब ठीक होगा, तुम व्यर्थ अपने को दोषी मानती हो। अब उसके सामने इन सब बातों का जिक्र नहीं करना, उसे प्यार से विदा करना। और फिर तैयार होकर वे स्टेशन रवाना हो गई। किंतु सुमन के मन में उथल पुथल सी मची रही। वह सोचने लगी कि यह सब वह अर्चना के प्रति अपने प्रेम के लिए कर रही है या उस गिलानी से निजात पाने का उसका प्रयास भर है। शायद वह तब भी स्वार्थी हो उठी थी और अब भी यह उसका स्वार्थ ही है जो वह उसे खुश कर देना चाहती है, ताकि उसके पति के सामने उनके गिले शिकवे न प्रकट हों। सुमन सोचने लगी कि पता नहीं अर्चना कैसी होगी, शादी से खुश भी है या नहीं। उसकी ही जिद के आगे मजबूर होकर शादी की थी उसने। कितना लड़ी थी वह उससे, जाने कितने उलाहने देकर आएगी अर्ची। पर मिलने की खुशी से उसकी नाराजगी पल भर में छूमंतर हो गई। फिर सुमन की सोच उड़ान भरने लगी कि उसने कोई गुनाह तो नहीं किया था, उसका भला ही तो चाहा था। सांसारिक नियमों का पालन करते हुए ही तो उसका विवाह कराया था। माना लड़का उसको पसंद नहीं था, पर उसकी जिद के आगे कितने रिश्ते हाथ से निकल गए थे। पढ़ी लिखी एमए पास, सुंदर, स्मार्ट और एक जानी मानी एडवर्टाइजमेंट फर्म में अच्छी तनख्वाह पाने वाली अर्चना सबको भा जाती, पर उसे ही कोई अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे अर्चना के अच्छे भविष्य की कामना रखने वाली, सदा अपने जीवन का फैसला खुद करना चाहिए का पाठ पढ़ाने वाली सुमन अनजाने ही उसकी लापरवाह, मस्त, अल्लड़ जिंदगी जीने के अंदाज से चिढ़ने लगी थी। उसकी अपनी भी एक जिंदगी थी जिसकी लय बिखर रही थी। बहुत हद तक इसकी जिम्मेदार वह अर्चना को मानने लगी थी। कितने समीकरण बने और बिगड़े इस एक साल में। आकाश एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ब्रांच मैनेजर बनकर दिल्ली आ गई। कंपनी की तरफ से फ्लैट, गाड़ी, फोन और तमाम सुविधाएं पाकर बहुत खुश थे दोनों। मिली का दाखिला भी एक अच्छे पब्लिक स्कूल में हो गया। नए घर में दिन मजे से बीत रहे थे। एक दिन आकाश बोले, इतना बड़ा घर कंपनी ने दिया है और हम कुल मिलाकर 2.5 प्राणी। यहाँ जॉब मार्केट अच्छा है, अर्चना को भी यहीं बुला लेते हैं, उसे भी घर का माहौल मिलेगा और साथ ही तुम्हें भी बहन का साथ मिल जाएगा। आकाश की बातें सुन खुशी से बौरा गई थी सुमन। शादी के इतने वर्षों के बाद छोटी बहन का साथ पाने की लालसा से मन गदगद हो उठा। और फिर अगले ही पल उसने अर्चना को फोन पर सारी बातें बताई और आने का आग्रह किया। थैंक यू सो मच दीदी, पर मैं यहाँ ठीक हूँ। जॉब अच्छी है, यहाँ एक रेपो बना हुआ है सबके साथ,
वहाँ फिर से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को भी परेशानी होगी। मैं यहाँ सेटल हो गई हूँ। पर काफ़ी जोर देने पर वह मान गई। मम्मी पापा सब इस प्रस्ताव से खुश थे। पापा ने कहा, वह तुम्हारे साथ रहेगी तो हम चिंता मुक्त रहेंगे। अकेली लड़की घर से इतनी दूर रहती है, सोचकर मन हमेशा आशंकित रहता है। मम्मी ने कहा था उसे कुछ घर के तौर तरीके भी सिखाना, उसके लिए लड़का भी देखना। अब वह अपने पैरों पर भी खड़ी है, एक ही जिम्मेदारी है, इससे भी मुक्त हो जाएं। 1 महीने बाद ही इस्तीफा देकर अर्चना अपना सारा सामान समेटकर सुमन के पास आ गई। कुछ दिन तो उसने नए ताजे अनुभव सुनने और हंसने में गुजर गए, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव की खामियां जाहिर होने लगीं। अपनी नींद, अपना आराम, अपनी सुविधाओं के साथ जरा सी भी एडजस्टमेंट उसे बुरी लगती। शुरू में उसकी तमाम हरकतों और नादानियों को दोनों यह सोचकर नज़रअंदाज करते रहे कि कम उम्र में परिवार से अलग रहने की वजह से वह आत्मकेंद्रित हो गई है। आखिर हॉस्टल की जिंदगी जहां पूरी आज़ादी देती है, वहीं इंसान को अकेला भी तो कर देती है। व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा आत्मनिर्भर और आत्मकेंद्रित हो जाता है। अपने अच्छे बुरे कर्मों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। सारी तकलीफ़ें, अकेलापन, परेशानियाँ, खुशियाँ सब अपने तक रखने की आदत हो जाती है। आखिर घर के लोगों से दूर, परायों के बीच आप कितना कुछ बांट पाते हैं। देखो, अब तक तो अपने आप को वही संभाल रही थी ना, अब उसे घर के माहौल में ढलने में तो थोड़ा वक्त लगेगा ही। पर घर से बाहर तो 4-5 सालों से रह रही है। पहले तो घर में ही रहती थी। तुम्हारी शादी के समय वह 15 साल की थी। मम्मी पापा की लाडली रही है। तुम खुद को परेशान मत करो। किंतु अपनी ही बहन का अजनबियों सा व्यवहार उसे सालने लगा था कि कल तक जिस बहन की काबिलियत पर उसे इतना गुमान था, जिसकी छोटी छोटी उपलब्धियां भी बड़ी लगती थीं, अब उसी लाडली बहन में उसे 100 खोट दिखाई देने लगे थे। कुछ ही दिनों में नए काम पर जाने लगी थी वह। अच्छी नौकरी का गुरूर स्वभाव में भी झलकने लगा था। वह जब तब ऊंचे स्वर में नौकर पर चिल्लाती, चाय नहीं बनी अभी तक, मेरा नहाने के पानी का क्या हुआ, मैं कह कर गई थी, मेरा कमरा क्यों नहीं ठीक किया, आज का पेपर कहाँ है, मेरे जूते किसने हटाए आदि। अर्चना ऊंचे स्वर में अपनी बौखलाहट दिखाती और सुमन सारे काम छोड़ दौड़कर उसकी परेशानी दूर करने में लग जाती। ममता में अंधी जान ही नहीं पाई कि कब और कैसे वह अपनी छोटी बहन के हाथों की कठपुतली बन गई। यहाँ तक कि नौकर भी उसकी अवहेलना कर अर्चना का काम पहले करता। अपने घायल स्वाभिमान की रक्षा वह नौकर को डांटकर या मिली को पीटकर करती। मन ही मन सुमन अर्चना को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगी। अक्सर दोनों में कहासुनी हो जाती। आकाश चुटकी लेते, भाई तुम दोनों पहले एक ही घर में एक साथ रहा करती थी ना, पर लगता नहीं। पर क्या सारा कसूर सुमन का ही था? अर्चना का रूखा व्यवहार ही उसे उकसाता। बड़ी बहन का आदर करना तो दूर, उल्टा उसमें दोष ढूंढने में उसे आनंद आता। दीदी तुम कैसे आउटडेटेड कपड़े पहनती हो, जरा लेटेस्ट ट्राई करो, या आंटी बनी घूमती रहती हो, चलो तुम्हारा हुलिया चेंज करवा कर आते हैं। अपनी बिंदास पर्सनैलिटी का वह बड़े फक्र से प्रदर्शन करती। इतना ही नहीं, सबके सामने बात बात में दीदी के लिए इडियट, स्टूपिड और शटअप जैसे संबोधनों का भी प्रयोग करने से वह नहीं चूकती। एक दिन तो खाने के टेबल पर आकाश से परिहास कर बैठी, ये क्या जीजा जी, किससे शादी कर ली? आपकी बीवी को तो न घर सजाना आता है, न ढंग का खाना बनाना, सारे अदब लिहाज ताक पर रख दिए तुम्हारी बहन ने। क्या कहना चाहती थी? वह बहुत काबिल है तुमसे, तुम्हारे कारण बर्दाश्त करता हूँ उसको, वरना क्या मुसीबत मोल ले ली। पति का प्रेम भरा स्पर्श पाकर सुमन रो पड़ी। देखो सुमन, तुम बहुत इमोशनल हो
और वह तुम्हारी इसी भावुकता का फायदा उठाकर तुम्हें बेवकूफ बनाती है। तुम उसके लिए बस एक सुविधा का साधन मात्र रह गई हो। अब तक सुमन आकाश के सामने बात न बढ़े यह सोचकर मन महसूस कर रह जाती थी। सोचती व्यक्ति का व्यवहार उसकी परवरिश का ही परिचायक होता है। क्या सोचेंगे वे, जरा जरा सी बात पर लड़ पड़ती हैं दोनों बहनें। इसीलिए कभी हंसकर तो कभी क्रोध जताकर शांत रहती। पर आकाश वे तो सब जानते थे कि कैसे उसकी अपनी ही बहन उसके अपने ही घर में उसके प्रभुत्व को नकार रही है। एक दिन की घटना ने सुमन को जमीन पर ला पटका। वह अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी कि अचानक उसके हाथ से रिसीवर छीनते हुए मिली बोली, यू इडियट, मम्मा जरा चुप करोगी, मैं कार्टून देख रही हूँ। अपनी बेटी के मुंह से अपने लिए इडियट शब्द सुन सन्न रह गई थी सुमन। 5 बरस की मिली भी मौसी से प्रभावित होकर उसी की नकल करने लगी थी। सुमन अपमान न सह सकी और 3-4 थप्पड़ मिली के कोमल गालों पर लगा दिए। कई घंटों की कोशिशों के बाद वह चुप हो पाई थी। सुमन मिली को सीने से चिपकाए सोचती रही कि किस कगार पर आकर लुप्त हो गया उसका व्यक्तित्व। अपने ही घर में 5 बरस की बच्ची भी भाषा के अंतर की महिमा समझ गई थी। नौकर की तभी हंसी फांसी चुभ गई सुमन के कलेजे में। उसके दिए संस्कारों की धज्जियां उड़ गई थी। सारे आदर्श दाग पर रख दिए गए। शाम को बेटी का उतरा चेहरा देख घबरा गए थे आकाश। पूछा, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? मिली ने रो रो कर पापा से सब कह दिया। उनका भी पारा चढ़ गया। दिन भर के थके हारे वे फट पड़े। बहन इतना कुछ बोल जाती है, मजाक उड़ाती है, इसलिए सब सहन होता है, और छोटी सी बच्ची पर हाथ उठ गया। तुम माँ हो कि कसाई? सहमी सी मिली और चिपट गई पापा से कि कहीं माँ फिर न मार दे कि शिकायत क्यों की। इस सब से बेखबर अर्चना टीवी देख रही थी। उस पर जीजा जी के चिल्लाने का, मिली के रोने का कोई असर नहीं था। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि घर का नौकर पीछे खड़ा नायक नायिका का झरने के नीचे चिपटने का दृश्य आंखें फाड़े देखे जा रहा है। सुमन ने जाकर टीवी बंद कर दिया। यह क्या तरीका है दीदी? वह तमाकर टीवी की ओर बढ़ी। सुमन ने बीच में ही रोक दिया। देखो अर्चना, घर में रहने के कुछ कायदे होते हैं। तुम अकेली नहीं हो, यहाँ और भी लोग रहते हैं। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि घर में एक नौकर भी है। कम से कम ऐसे वाहियात प्रोग्राम मेरे घर में नहीं चलेंगे। थोड़ा तमीज सीखो। तुम्हें नहीं देखना तो मत देखो। नौकर के पास कोई काम नहीं है तो उसे बरामदे में बैठा दो। नौकर के डर से मैं टीवी देखना बंद नहीं कर सकती। जो भी है, मिली की तबीयत खराब है, टीवी नहीं चलेगा, उसने दृढ़ता से कहा। रिमोट पटक कर उठ खड़ी हुई अर्चना और फिर बोली, इसीलिए मैं यहाँ तुम लोगों के साथ रहने आना नहीं चाहती थी। तुम सबने ही जिद करके मुझे बुलाया। तब तो सबकी बोली में प्रेम टपक रहा था, और अब मैं बोझ लगने लगी हूँ। अगर मेरे रहने से इतनी तकलीफ है तो चली जाऊंगी मैं यहाँ से। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया। सुमन पति के सामने शर्म से निगाहें नहीं उठा पा रही थी। कितने प्यार और विश्वास के साथ उन्होंने अर्चना को घर में जगह दी थी। जिसे सामंजस्य से बैठाना चाहिए था वही मौज मना रहा था। उल्टा घर वाले मन महसूस कर जी रहे थे। मिली का रोना भी उसे नहीं पिघलाता। महीने भर में ही वह सबके लिए सिरदर्द बन गई थी। सब उससे कन्नी काटते, जो उसके लिए अच्छा ही था। उस पर से अंकुश हट गया था। मम्मी, मौसी कब आएंगी? मिली बोली, आ जाएंगी बेटी, तुम सो जाओ। वे आएंगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। हल्के हाथों की थपकियों ने थोड़ी ही देर में मिली को नींद के आगोश में सुला दिया। पता नहीं अब भी उसमें बदलाव आया या नहीं। ससुराल में कौन उसके नखरे सहता होगा। उम्र बढ़ने के साथ थोड़ी परिपक्वता
स्वभाव में नरमी, धैर्य तो हर लड़की में आता है, लेकिन वह इन सब किताबी बातों से अछूती थी। उससे छुटकारा पाने के लिए सुमन ने जोर शोर से लड़का देखना शुरू किया। अच्छा रिश्ता मिलना बहुत ही कठिन काम था, लेकिन उसे हर रिश्ता ही अच्छा लगता। और फिर अच्छे रिश्ते की कोई विशेष परिभाषा तो होती नहीं। उसे बस एक ही चिंता रहती कि ज्यादा देर हो गई तो अर्चना को सामंजस्य बैठाने में परेशानी होगी। कितने जतन किए थे अर्चना की शादी के लिए, कितने झूठ बोले थे। जहाँ परिचय बढ़ता वह चुस्त हो जाती। अपने चेहरे की मुस्कान और मधुर व्यवहार से पहली ही मुलाकात में लड़के वालों को प्रभावित कर लेना चाहती थी। मानो उसके गुणों को देखकर ही वे लोग अर्चना से रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे। सुमन कहती, मेरी बहन बहुत जिम्मेदार और मेहनती है, जॉब के साथ साथ घर के कामों में भी निपुण है। घर सजाने और नए नए व्यंजन बनाने का बहुत शौक है इसे। मेरी बहन है इसीलिए नहीं कह रही, सच में शी इज वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड। अर्चना सिर झुकाई उसकी बेबसी पर मंद मंद मुस्कुराती रहती। कैसी विडम्बना थी, जो मन का बोझ थी उसी की तारीफ में कसीदे पढ़ती, उसके सारे अवगुण छिपा जाती। कहती कैसे कोई अपने सिक्के को खोटा बताता है। अपनी बहन का अच्छा बुरा सोचना सुमन का फर्ज था, किंतु अर्चना इन सब परेशानियों से बेखबर बिंदास जीवन जी रही थी। उसे किसी से कोई सरोकार नहीं था। कभी कभी तो सुमन चिढ़कर कहती, भाड़ में जाए मेरा क्या। जब उम्र निकल जाएगी और ठोकर खाएगी तब अकलाएगी, और तब तक तो उसे ही झेलना पड़ेगा। और उसका धैर्य चुकता जा रहा था। वह जल्द से जल्द बोझ मुक्त हो जाना चाहती थी, या फिर अर्चना को सबक सिखाना चाहती थी। उसने प्रयास जारी रखा। किसी को ऐसी नहीं वैसी तस्वीर चाहिए। लड़के के माँ बाप पूछते, लड़की गांव देहात में रह लेगी। कहीं माता पिता को सब भाता तो लड़के को लड़की तेज लगती। कहीं सुंदरता भाती तो हाइट कम लगती। किसी को पापा का रिटायर होना कमतर लगता क्योंकि दहेज खास नहीं मिलेगा। किसी को उसकी प्राइवेट नौकरी ही पसंद नहीं आती। सरकारी होती तो अच्छा था, बहुत समय तक बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में घर कैसे संभालेगी। हर बार कोई ना कोई कसर रह ही जाती। एक समान प्रश्न हर लड़के की माँ पूछती। आपकी बहन हॉस्टल में रही है, परिवार में नहीं पली है, तो क्या परिवार में सामंजस्य बैठा पाएगी। नौकरी के साथ साथ घर, रिश्तेदारी सब निभा पाएगी। यह कठिन प्रश्न था जिसका जवाब देते जवान लड़खड़ा जाती। कैसे झूठ बोले, बात तो सच थी। दिल 100 बंधनों में जकड़ जाता। इस सौदे में हर व्यक्ति थोड़ा बहुत छल तो करता ही है, किंतु उसके अंदर धोखा देने का एहसास ज्यादा गहरा जाता। फिर भी मुस्कुराकर धीमे स्वर में कहती, परिवार में ही पली है आंटी, हॉस्टल में तो कुछ साल ही रही है। अपने संस्कार तो परिवार से जुड़कर रहना ही सिखाते हैं। मेरी ही बहन है, जैसा आप कहेंगी आपके सिखाए अनुसार सब करेगी। सच तो यह था, जब बात नहीं बनती तो एक प्रकार का हल्कापन महसूस करती, जैसे कोई बड़ा अपराध करने से बच गई। अंततः काफी दौड़ धूप देखने दिखाने के बाद यह रिश्ता आया था। अर्चना को यह रिश्ता भी पसंद नहीं था। सुमन को उसका अपने जीवन पर ऐसा नियंत्रण देख उससे ईर्ष्या होने लगी थी। पापा, आप लोगों को मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई मजबूर व लाचार नहीं हूँ कि आप लोग जिस तीस के पल्ले बांधकर मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। अर्चना ने कहा। पापा की खामोशी ने आग में घी का काम किया। सुमन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तो जैसी बददिमाग जिद्दी लड़की से जो भी शादी कर रहा है, हम पर एहसान कर रहा है, उसका तो भविष्य अंधकार में है ही। हम लोग तुम्हारे कन्यादान के कर्ज से मुक्त हो जाना चाहते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे घर की शांति नष्ट हो रही है।
तुम जल्द से जल्द इस घर से विदा हो, फिर उस घर को जोड़ो चाहे तोड़ो मेरी बला से। अब मेरा घर खाली करो। डबडबाई आंखों से बिना कुछ कहे वह उठ गई थी। पापा को भी स्थिति के विस्फोटक होने का भान नहीं था। सब सहम गए थे कि कहीं वह कुछ कर न बैठे, लेकिन वह खामोशी रही सारा दिन। पापा फैसला नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ जान से प्यारी चांद सी अर्चना और दूसरी तरफ मन चाहे वर का मुंह मांगा दाम और अनिश्चित इंतजार। 2 दिन तक वे टकटकी लगाए दोनों बहनों का शीत युद्ध देखते रहे। आकाश ने इन सब से खुद को अलग कर लिया था। सुबह दफ्तर निकल जाते और शाम को दफ्तर से आते ही मिली के साथ खेलने में व्यस्त हो जाते। एक बेटी का घर बसाने में कहीं दूसरी बेटी का बसा बसाया संसार न उजड़ जाए, यह सोचकर और उसकी खामोशी का फायदा उठाकर पापा ने इस रिश्ते पर स्वीकृति की मोहर लगा दी। आनन फानन में दिन भी तय कर दिया गया। बिना किसी हील हुज्जत के यह शादी संपन्न हो गई थी। फेरों के समय अर्चना सूनी आंखों से शून्य में देखती रही थी। उसकी बेबसी सबको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सारी यादें आंसू बनकर गालों पर बह आईं। इस 1 महीने में न जाने कितनी बार स्वयं को दोषी मानकर पछताई थी सुमन। जिस अर्चना ने कभी नियम पूर्वक कोई काम नहीं किया था, उसके हाथ में इतने बड़े परिवार की बागडोर थमा दी गई थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े संजय बेंगलुरु की एक प्रतिष्ठित कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर थे। एक बहन ब्याहता, एक कुंवारी और एक ग्रेजुएट देवर। पिता रिटायर स्कूल मास्टर थे। लड़के की माँ नहीं थी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी सुविधानुसार ही सब करें। संजय की माँ को बस सुंदर दुल्हन की आस थी। संजय के पिता ने कहा तो दोनों बहनों ने भी मुस्कुराकर पिता की बात का समर्थन किया था और पापा ने भी निरर्थक मुस्कुराकर लाचार पिता की भांति अर्चना का हित नजरअंदाज कर दिया। विवाह के मामले में आज भी लड़की वाले समझौते का ही सौदा करते हैं, पर यहाँ तो मजबूरी और भी थी। विवाह होने तक सब अपनी राय देते रहे। कोई कहता उम्र में अर्चना से 7 साल बड़ा और सुंदरता में अर्चना के बराबर नहीं है, तो क्या हुआ, वह अपने पैरों पर खड़ा है और फिर आगे तरक्की ही करेगा। कोई कहता लड़के की सुंदरता नहीं, गुण देखने चाहिए। अर्चना रो धोकर अपनी ससुराल विदा हो गई थी, पर उसका मन खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। मेरे अहम और जिद ने क्या से क्या कर दिया। मेरे ही कारण अर्चना ने मन मारकर समझौता किया। वह कहीं से अर्चना के लायक नहीं था। इतना बड़ा परिवार, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कभी उसको हंसता मुस्कुराता नहीं देख पाऊंगी। कैसे निभाएगी। फोन की घंटी बजी। सुमन ने दौड़कर रिसीवर उठाया। आकाश ने सूचना दी, हम लोग चल पड़े हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह इंतजार बहुत असहनीय होने लगा। सारा दिन यूं ही निकल गया। अब तो रात के खाने के बाद सोना और कल दोपहर में तो वे चले ही जाएंगे। कुछ गपशप भी नहीं हो पाएगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अर्चना आ गई। अक्सर ऑफिस से आकर वह बेतहाशा घंटी बजाती थी। कितनी बार समझाया उसे कि समय मिली सोई होती है, इतनी जोर से घंटी ना बजाया करे, लेकिन सहसा मन भर आया। छोटी बहन को देखने को उसने नम आँखों से दरवाजा खोला। अर्चना ने अपनी दीदी को झुककर प्रणाम किया। सदा खुश रहो, फूलो फलो, दिल भर आया आशीर्वाद देते हुए। जी नहीं, तेरी तरह फूलने का कोई शौक नहीं है मुझे, वही चंचल जवाब मिला। गौर से अपनी ब्याहता बहन का चेहरा देखा। मांग में चमकता सिंदूर, लाल किनारी की पीली तांत साड़ी, दोनों हाथों में लाख की लाल चूड़ियाँ, सजी धजी प्रतिमा लग रही थी। वह लजा गई। छोड़ दीदी, तंग मत कर, मिली कहाँ है। और फिर
मिली मिली पुकारती हुई वह बेडरूम में घुस गई। मन ने टोकना चाहा कि अभी सो रही है, छोड़ दे, पर बोली नहीं। मौसी आई है, वह भी तो देखे। अपनी सजी धजी मौसी को बड़ी प्यारी लग रही है अर्चना। सुंदर तो है ही और निखर गई है। मौसी की गोद में उनींदी मिली आश्चर्य और कुतूहल से मौसी को निहारते हुए बोली, मौसी बहुत सुंदर लग रही हो आप तो, एकदम मम्मी जैसे सजी हो। उसके इस वाक्य ने सहज ही अर्चना को नई श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। उसी एक पल में अनेक प्रतिक्रियाएं हुई। अर्चना लज्जा गई। संजय ने प्यार से अपनी सुंदर पत्नी को निहारा। आकाश की नजर उन दोनों से फिसलकर सुमन पर स्थिर हो गई। सबके चेहरे पर खुशी और संतोष झलक रहा था। अर्चना के चेहरे पर लाली देखकर मन फूलों सा हल्का हो गया। तभी अर्चना का अधिकार भरा स्वर गूंजा, संजय घर पर फोन कर दीजिए कि हम लोग पहुंच गए हैं और पूछिए बबलू की तबीयत अब कैसी है। दोनों ही चौंके। अर्चना कब से लोक व्यवहार निभाने लगी। अभी 4 महीने पहले की तो बात है। सुमन को बुखार हो गया था, किंतु घर में रहकर भी 3 दिन तक अर्चना को खबर नहीं हुई थी। नौकर के सहारे उसका काम चल रहा था। आकाश के हाथ में ब्लड रिपोर्ट और दवाओं को देख वह चौंकी थी। किसकी तबीयत खराब है? मिली की। वही अर्चना आज चिंतातुर दिख रही थी। हमें लगा या तो यह चमत्कार है या फिर दिखावा। चाय पीकर दोनों फ्रेश होने अपने कमरे में चले गए थे। अर्चना के जाने के बाद से उसका कमरा वैसा ही था। ये दोनों भी अपने कमरे में आ गए। आकाश अलमारी खोलते हुए बोले, चलो तुम्हारी बहन गृहस्थी के दाव पे सीखने लगी है। अभी तक का परफॉर्मेंस तो अच्छा है। तभी अर्चना प्रकट हुई, आप लोगों के पास मेरे अलावा और कोई बात नहीं है क्या? वह इठलाते हुए बोली, इन्होंने भी चुटकी ली है, कैसे नहीं। अब इंटरवल के बाद का सिनेमा देखना बाकी है। फर्स्ट हाफ तो हमने रो रो कर बहुत देखा। उम्मीद है अगला हाफ अच्छा होगा। पहली बार आकाश ने प्यार से उसके सिर पर चपत लगाई और बाहर चले गए। और बता, तेरी ससुराल में सब कैसे हैं? सबसे निपटी है ना तेरी? तो खुश तो है ना? अर्चना सिलसिलेवार बताती चली गई। इस 1 महीने में कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, उसे कैसा लगा, कैसे उसने सहा, कैसे छिप छिप कर रोई, कैसे सिर दर्द और बुखार में न चाहते हुए भी काम करना पड़ा था। ननद के जिद्दी बच्चों की अनगिनत फरमाइशें, छोटी ननद के नखरे आदि। वह मिली को चूमते हुए बोली, अपनी मिली कितनी अच्छी है, जरा भी जिद नहीं करती। अपनी प्रशंसा सुन मिली खुश हो गई। मौसी का लाया प्यारा सा लहंगा पहनने लगी। एकाएक अर्चना दार्शनिक अंदाज में बोली, दीदी तुम ही कहती थी ना कि कुछ बातें लोक व्यवहार और कुछ शालीनता या कहो फर्ज के दायरे में आकर जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इनके परिवार का अधिकार है मेरे आज के जीवन पर। उसी के एवज में तो पति का स्नेह मान पाती हूँ। ये तमाम सुख सुविधाएं, गहने जेवर, घूमना फिरना, होटलों में खाना, सब सास ससुर की कृपा से ही तो है। उन्होंने ही मेरे पति पर अपना प्रेम, पैसा, मेहनत लुटाई, तभी तो वे इस काबिल हुए कि मैं सुख भोग रही हूँ। तुम ठीक कहती थी दीदी, ससुराल वालों के लिए करने का कोई अंत नहीं है। बस चेहरे पर मुस्कान लिए करते जाओ, पर सब अपने आप हो गया। मैं तुम्हें कितना कमेंट करती थी कि बेकार अपना पैसा लुटाती हो, व्यर्थ सबके लिए मरती हो, किंतु जब खुद पर पड़ी तो तुम्हारी स्थिति समझ आई। इन चंद दिनों में ही वह कितना कुछ बटोर लाई थी कहने सुनने को। फिर वह संजीदा होकर बोली, तुम्हारी बातों को अपनाकर अब तक तो सब ठीक ही रहा है।
मैं अपनी सारी बदतमीजियों के लिए दीदी माफ़ी मांगती हूँ। चल पगली कहीं की, मुझे तेरी किसी बात का दुख नहीं, बस तुम अच्छे से सामंजस्य बैठा कर चलना। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। और बता, संजय अच्छे स्वभाव की तो है ना? बेंगलुरु जाकर फिर जॉब ढूंढनी पड़ेगी तुझे। आंसू छिपाते हुए सुमन ने बात बदली। हाँ, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन अभी नए घर की सारी व्यवस्था देखनी होगी। अब वे दिन लद गए, जो कमाया उससे उड़ाया। तुम यही चाहती थी ना दीदी, इसीलिए मेरी शादी की इतनी जल्दी थी तुम्हें। दोनों बहनों की आंखें सजल हो उठी। तभी संजय ने पुकारा, अर्चना। अर्चना आंखें पोंछती हुई उठ खड़ी हुई। चंद ही महीनों में कितना बदलाव आ गया था उसमें। उसे अपनी कमाई का कितना गर्व था। एक बार उसे फिजूल खर्ची न करने की सलाह दी तो पलटकर यह टकासा जवाब देकर मुंह बंद कर दिया था उसने। मेरा पैसा है, मेरी मर्जी जो करूं। मेरी मानो दीदी, तुम भी कोई नौकरी कर लो। नौकरी करोगी तो इन छोटी छोटी चिंताओं में नहीं पड़ोगी। जब देखो यही रोना, इसकी क्या जरूरत है? कोई शौक नहीं, क्या सिर्फ जरूरत के लिए ही आदमी जीता है? इच्छाएं कुछ नहीं होती हैं जीवन में। उस वक्त अर्चना की बातों ने अंदर तक चोट की थी। उसे लगा ठीक ही तो कहती है, वह हर चीज जरूरत भर की ही तो खरीदती है। उसे कमी तो किसी बात की नहीं थी, पर हाँ, अर्चना जैसी स्वतंत्र भी तो नहीं। तुरंत जो जब चाहती है वह तभी कहाँ ले पाती है। अर्चना नौकरी करती है तो उसे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं रहती। उसके अंदर एक टीस सी उठी थी। वह उस दिन बिना बात ही आकाश से लड़ पड़ी थी। वही अर्चना अब कह रही है कि नौकरी देखेगी। सच है, हर नारी स्वाभाविक रूप से ही परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेती है। अर्चना ने अपना कहा सच कर दिखाया था कि जब पड़ेगी ना तो तुमसे बेहतर सब संभाल लूंगी। मन पर लदा बोझ पूरी तरह से हट गया। आकाश ने आकर टोका, भाई घर में मेहमान हैं, जरा उनकी तरफ ध्यान दो। अर्चना की चिंता छोड़ो, उसे अपनी समझ से अपनी गृहस्थी बसाने दो। मुझे तो आशा है वह अच्छी पत्नी साबित होगी। शादी ऐसा बंधन है जो वक्त के साथ सब निभाना सिखा देता है। तभी बगल वाले कमरे से चूड़ियों की खनखनाहट गूंजी। आकाश शरारत से होठ दबाकर मुस्कुराई। अब तो हम पर से भी धर्मपत्नी जी का सेंसर खत्म हो जाएगा, वरना कैसे दूर भागती थी। शर्म करो, अर्चना घर में है, अब देखते हैं कैसे भगाती है। कहकर वे बाहें फैलाकर आगे बढ़े तो सुमन भी बिना किसी दुविधा के उन बाहों के घेरे में बंध गई। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए।